एवरीवन। काफ़ी दिनों बाद मिले हैं हम लोग और आप भी घर बैठे बैठे अलग अलग तरह से अपनी पढ़ाई को चालू रखे हुए होंगे, लेकिन एक स्कूल के रूप में अब हमें पढ़ाई को शुरू करना है। रसायन विज्ञान 12th क्लास में पूरी तरह से 11th की नॉलेज पर आधारित है और 11th आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। काफ़ी समय हो गया, पढ़ाई में गैप हुए, इसलिए 1-2 दिन हम अपनी गति को धीरे रखते हुए फिर गति को बढ़ाएंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, किसी चैप्टर के बारे में बताएंगे, तो सबसे पहले हमें प्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर में एक्चुअली आता क्या है, इस चैप्टर में मेन हमने पढ़ना क्या है। तो विद्युत रसायन हमारा ये बुक में हमारा 3rd नंबर का चैप्टर है, जिसे हम आज यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। विद्युत रसायन की सबसे पहले परिभाषा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। एक बार बड़े प्यारे शब्दों में दोबारा से सुनिए। परिभाषा लिख ली, पढ़ ली, उससे कुछ नहीं होगा, उसको एक मस्तिष्क में बिल्कुल उतारना होगा। अब सबसे पहले आप समझिए विद्युत ऊर्जा क्या है। विद्युत ऊर्जा यानी लाइट, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। और ये रासायनिक ऊर्जा क्या है, यू नाउ बहुत अच्छे तरह जानते हो, केमिकल एनर्जी। अब दूसरे शब्दों में बड़े अच्छे उदाहरण से समझा रहा हूँ। हमारे घरों में इन्वर्टर का बैटरी है, एक्चुअली उससे जिसे हमें बैटरा बोलते हैं, वो एक सेल है। उस सेल का नाम होता है सीसा संचायक सेल। जब लाइट आ रही होती है तो वह सेल चार्ज होता है। जब वो सेल चार्ज हो रहा होता है तो उसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही होती है, और जब लाइट चली जाती है तो वो रासायनिक ऊर्जा पुनः हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। क्या होता है, दोबारा याद करो। सीसा संचायक सेल में, घरों में जो इन्वर्टर लग रहा है उसके बैटरी में क्या होता है, जब लाइट आ रही होती है तो वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, और जब लाइट चली जाती है तो लाइट कहाँ से आ रही है, वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। अर्थात विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली प्रोसेस का अध्ययन हमें जिस हिस्से में करना है, जिस पार्ट में करना है, वो विद्युत रसायन कहलाती है। ये विद्युत रसायन की परिभाषा कोई एग्जाम में नहीं आने वाली, लेकिन हमारे ये चैप्टर की फर्स्ट डेफिनेशन है, ये प्रेजेंटेशन है, मस्तिष्क में क्लियर होनी चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ते समय धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चालक शब्द को पढ़ेंगे। वैसे आप जानते हैं चालक क्या बताना, चालक जिनमें धारा प्रवाह सरलता से हो जाता है उन्हें चालक कहते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टेड बात शुरू हो जाती है। अब आपसे जैसे ही कोई चालक पूछता है, आप कहते हो सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सब चालक है। बिल्कुल सही, ये सब चालक हैं, नो डाउट। पर ये सब फिजिक्स के चालक हैं। हमारी केमिस्ट्री में पता है चालक कैसे होते हैं? NaCl का विलयन, गलित NaCl, गलित KCl, HCl, ऐसे होते हैं। तो फिजिक्स के चालक और केमिस्ट्री के चालकों को पहले तो दोनों को पढ़ा रहा हूँ, फिर दोनों में डिफरेंस बताऊँगा, और
फिर बेसिक पूरा होने के बाद फिर मैं अपने चालकों को, मेरे चालक है आयनिक चालक, मैं फिर अपने चालकों को पढ़ाऊँगा, फिर मैं फिजिक्स वाले चालकों को नहीं बताया करूँगा। लेकिन आज प्रेजेंटेशन में ये मुझे फिजिक्स वाले चालक भी बताने की दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहे कि वो चालक थे या वो चालक थे। एक्चुअली दोनों चालक हैं, मुझे मेरे दृष्टिकोण से पढ़ाने हैं और भौतिक विज्ञान में आपको भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ने हैं। तो चालक दो प्रकार की होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक, आयनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक, इनमें धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है। ये सभी मोस्टली धातु होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, इन सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सब में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इनमें धारा का प्रवाह होता है। बड़े संक्षिप्त शब्दों में याद दिला रहा हूँ आपको। फिजिक्स वाले सर हमको बताते हैं एक चालक तार है, जब इस चालक तार के सिरों पर विभव आरोपित किया जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, जिससे धारा प्रवाह होता है। यानी इनमें धारा प्रवाह किसके कारण हुआ? इलेक्ट्रॉनों के कारण हुआ। इनमें धारा प्रवाह किसके कारण हुआ? इलेक्ट्रॉनों के कारण हुआ। किनमें? धातुओं में। तो धातुओं को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक चालक शब्द समझ आ गया भैया, इलेक्ट्रॉनिक चालक कौन है? अरे यार, ये वही हैं जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालक, धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के रूप में होगा। ये मोस्टली धातु होते हैं, इसीलिए हम इनको धात्विक चालक भी कहते हैं। अब आती है बात चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर। पहला कारक है संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। संयोजी कोष में उसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सबसे पहला कारक तो ये है। दूसरा कारक है धातु का घनत्व, कि घनत्व का मतलब कि उसके इकाई आयतन में कितने धातु परमाणु हैं। जितने ज़्यादा धातु परमाणु होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संभावना है, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा चालकत्व की संभावना है। जनरली जब मैं इसको ऑफलाइन पढ़ा रहा होता हूँ, क्लासरूम में बता रहा होता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये चालकत्व क्या है, और मैंने बताया भी नहीं है। तो देखो मैं बता देता हूँ, लेकिन समझ अभी बाद में आएगा। चालकत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोध जो आप फिजिक्स में पढ़ते आए हैं उसके अपोजिट को चालकत्व कहते हैं। तो मेरी बात को सुनिए, चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जितने ज़्यादा संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों के, बाह्यतम कोष में जितने ज़्यादा, ये माना कोपर का क्रिस्टल जालक है, कोपर 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 कोपर, इसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये कोई दूसरी, ये माना कोई दूसरी धातु है, लोहा, इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो किसकी चालकत्व ज़्यादा होगा? लोहे का। यानी जिस धातु के संयोजी कोष में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसका चालकत्व उतना ही अधिक होगा। और वही बात, घनत्व जितना ज़्यादा होगा संयोग इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा होंगे और चालकत्व अधिक होगा। धातु की संरचना व प्रकृति, इसे धातु की संरचना और प्रकृति एक ठोस अवस्था वाला चैप्टर है। मैंने वो आपको ऑफलाइन में पढ़ा दिया है। मुझे पता है आपको याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरा बताना यहाँ पर काम फर्ज है कि मैंने पढ़ाया है, तो आप उसे देखना। पहला पाठ है ठोस अवस्था, 12th में ही है। उसमें धातु की संरचना कई तरह की होती है, BCC, CCP, उससे रिलेटेड है, तो उस पर भी डिपेंड करता है चालकत्व। और चौथा फैक्टर है टेम्परेचर, ताप। ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है, ये फिजिक्स में भी है। ताप बढ़ाने पर
इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है, और जब इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ेगी उनमें टक्कर बढ़ जाती है, टक्कर बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। और मैंने कहा था चालकत्व प्रतिरोध का उल्टा है, जब प्रतिरोध बढ़ जाता है तो चालकत्व घट जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? टेम्परेचर किस प्रकार डिपेंड करता है। धात्विक चालकों में टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ने से क्या होता है? चालकत्व तो घट जाता है। तो ये तो कौन से चालक थे भैया जी? आपके फिजिक्स वाले चालक थे, धात्विक चालक थे। अब मैं चर्चा करना चाहता हूँ हमारे आयनिक चालकों की, जिन्हें विद्युत अपघटनी चालक भी कहते हैं। ये भाई साहब एक पात्र है, पहले एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर बात करेंगे, है ना। एग्जाम्पल से थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा। इसमें हमने NaCl भर लिया और NaCl भी गला हुआ। देखिए दो शब्द होते हैं, एक लिख रहा है गलित NaCl और एक लिख रहा है NaCl का विलयन। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ही लिक्विड हैं, दोनों ही लिक्विड हैं। NaCl ठोस होता है, ये आप सब जानते हैं। नमक ठोस होता है, मार्केट में मिलता है रॉक सोल्ट के रूप में, चट्टान के रूप में, चट्टानी नमक के रूप में। तो मैं कह रहा हूँ गलित NaCl का मतलब है कि केवल NaCl को गलाया गया है उच्च ताप पर, लगभग 1100 केल्विन ताप चाहिए, 1000 से ज़्यादा चाहिए। और NaCl का विलयन का मतलब है NaCl को पानी में घोल दिया। दोनों का मतलब आप समझ में आ गया? गलित NaCl और दूसरी चीज़ क्या बताई है मैंने आपको? NaCl का विलयन। गलित NaCl में पानी नहीं मिलाया भैया, उस NaCl को एक हाई टेम्परेचर पर मेल्ट किया है, गलाया है। तो आपको समझ आ गई? हाँ, मैंने NaCl ले लिया। NaCl का मतलब NaCl, ओनली NaCl, नोट, उसमें पानी मिक्स नहीं है। आयनिक चालकों में मैं बता रहा था ये NaCl का हमारा गलित NaCl है। इसमें हमने दो धातु के इलेक्ट्रोड लगा दिए, मेटल की छड़ लगा दी, और इस मेटल के इलेक्ट्रोडों में हमने फिर क्या करा? धारा प्रवाहित करी। धारा प्रवाहित करने के बाद क्या होगा? NaCl का पहले अपघटन होगा, और NaCl का अपघटन हो गया, यानी अब जो पहले NaCl था वो उसके अंदर या तो Na धन आयन होंगे और Cl आयन बहुत सारे होंगे, दो नहीं होंगे, बहुत सारे Na पॉजिटिव आयन होंगे, बहुत सारे Cl नेगेटिव आयन होंगे। और ये पॉजिटिव आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। बताओ धन आयन किधर जाएगा? सोचो अपने मन में, धन आयन किधर जाएगा? ऋणाग्र की तरफ जाएगा। और ऋणाग्र कौन है? जो ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बैटरी के। बैटरी में दो टर्मिनल शो होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। जब अपन जनरली देखते तो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन वो ब्लैक बोर्ड पर या कागज पर इंकित करने का तरीका है बैटरी का, एक बड़ा टर्मिनल एक छोटा टर्मिनल। छोटा टर्मिनल माइनस माइनस ऋणाग्र, और बड़ा टर्मिनल माने पॉजिटिव। तो जो ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वो कैथोड है, और जो धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वो एनोड है। तो जब गलित NaCl में हमने धारा प्रवाहित करी, बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित करी, तो Na+ कहाँ जाएंगे? कैथोड की तरफ, और Cl- कहाँ जाएंगे? एनोड की तरफ। Na+ कहाँ जाएंगे? कैथोड। Cl- कहाँ जाएंगे? इस तरह से आवागमन चलेगा। NaCl Na+ और Cl- में टूटा, आयनों का प्रवाह हुआ और धारा प्रवाहित हुई। आयनिक चालक, दोनों शब्दों को समझिए। आयनिक चालक नाम क्यों हुआ? क्योंकि धारा आयनों के प्रवाह से हुई। आयनों का प्रवाह हो रहा है ना,
और इससे पहले वाले चालकों में याद है ना, धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते थे, इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता था, इसीलिए उसे इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते थे। और इसे क्या कहा है हमने, क्योंकि धारा प्रवाह आयनों के रूप में हो रहा है, इसीलिए हमने आयनिक चालक कहा है। और दूसरी बात, पहले पदार्थ का अपघटन होता है, यानी पहले विद्युत अपघट्य लेना जरूरी है, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम विद्युत अपघटनी चालक है। तो विद्युत अपघटनी चालक, आयनिक चालक आपके समझ में आ गए। अब इसके एग्जाम्पल बताते हैं। लवण NaCl, KCl, MgCl2, Al2SO4 का होल थ्राइड, अम्ल HCl, H2SO4, HNO3, ये सब अम्ल, ये सब विद्युत अपघटनी चालक हैं। वो क्षार के रूप में भी हो सकते हैं, NaOH, KOH, बहुत सारे हैं भैया जी, बहुत सारे, आप जानते हो, इनको मैंने नहीं बताना, ये आप जानते हो। अब अंतिम 3 मिनट 2.5 मिनट में मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। अभी तो मैंने इनका पर्टिकुलर इनके बारे में बताया है, अब मैं इनमें डिफरेंस बता देता हूँ। पहला डिफरेंस है, धारा इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाहित होती है, और इसमें धारा आयनों के रूप में प्रवाहित होती है, ये तो आपको पता ही है। दूसरा है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता। इसमें आपको याद है ना, होता था परिवर्तन, अपघटन होता था, पदार्थ का अपघटन होता है, पदार्थ का अपघटन होता है। इसमें पदार्थ का कोई प्रवाह नहीं होता, का प्रवाह नहीं होता। इसमें पदार्थ होती, आपको याद है ना, आयन विपरीत इलेक्ट्रॉनों की तरफ प्रवाहित हो रहे थे, आयनों का प्रवाह होता है, आयनों का प्रवाह होता है। और चौथे नंबर पे जो चौथा डिफरेंस होगा वो है, बड़ा सिंपल है। आपको याद है, ताप बढ़ाने पर चालकत्व में कमी आती थी, चालकत्व में कमी आती है। और इसमें जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं आयनिक चालकों में, तो आयनों की गति बढ़ जाती है, और जब आयनों की गति बढ़ जाती है तो चालकत्व भी बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ता है, में वृद्धि होती है। और उदाहरण तुम्हें याद है यार, सारे मेटल, सारी मेटल जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, मिश्र धातु भी आ सकती हैं, पीतल, कांसा, और इसके उदाहरण याद है यार, बहुत सारे लिखवाए थे ना, NaCl, KCl, MgCl2, HCl, HNO3। तो ये हमने आपको दोनों के डिफरेंस करा दिए हैं। अब हमें कुछ नहीं बताना इसमें,